Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is the factor causing changes in our habitat. The factors causing changes in our habitat. आज हमने मुख्तलिफ अनासर को डिस्कस करना है जिसकी वजह से किसी भी हैबिटेट यानी मस्कन में तब्दीली वाक़या होती है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है एबायोटिक फैक्टर्स को। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बेजान फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे माहौल में बेजान फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर और एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल एंड वाटर, ये तमाम फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स हैं। Changes in these factors bring changes in the population of a habitat. Some other natural factors and humans also cause changes in habitats. इन अनासर में तब्दीली किसी भी इलाके की हैबिटेट में तब्दीली ला सकती है। कुछ कुदरती अनासर जैसे ज़ल्ज़ला, लाइटनिंग, कहत, सैलाब और इसके अलावा इंसान भी किसी भी हैबिटेट में तब्दीली का बायस बन सकते हैं। सनलाइट, अब हम लोगों ने डिस्कस करना है सनलाइट। सनलाइट को हम उर्दू में सूरज की रोशनी बोलते हैं। सनलाइट इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूरज की रोशनी जमीन पर एनर्जी का बुनियादी जरिया है। प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक देयर ओन फूड। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ on the earth depend directly or indirectly on green plants for food. They also need light for their survival. यानी पौधे सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल वो अमल होता है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी हासिल करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऐसे अमल को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इस ज़मीन पे पाई जाने वाली तमाम जिंदगी बराह रास्त पौधों पे डिपेंड करती है। यानी तमाम जानदार अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं। डायरेक्टली तौर पे हासिल करें या इनडायरेक्टली तौर पे हासिल करें, तमाम जानदार अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं। अब हम लोग इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइट इंटेंसिटी इफेक्ट the number of plants in a habitat. Decrease in number of plants may result in the decrease of animals number in the habitat. यानी रोशनी की शिद्दत से पौधे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अगर पौधों की तादाद कम हो जाए तो नतीजा में वहाँ के रहने वाले जानवरों की भी तादाद कम हो जाएगी। यानी अगर किसी एक खास इलाके में रहने वाले पौधों की तादाद कम हो जाती है, ठीक है, रोशनी की शिद्दत की वजह से, यानी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी बेसिकली प्लांट्स एक खास रेंज में ही फंक्शन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो प्लांट्स कांट परफॉर्म देयर फंक्शंस। ठीक है, वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। वो फंक्शन उसमें फोटोसिंथेसिस आ जाता है। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी प्लांट्स को बेसिकली इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, एक नॉर्मल रेंज में ही प्लांट्स जो है वो अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी इलाके में रहने वाले जानदार यानी प्लांट्स उनका नंबर कम हो जाता है तो इसके नतीजे में वहाँ पे रहने वाले जानवर उनका नंबर भी कम हो जाएगा क्योंकि वो अपना हैबिटेट खो देंगे। टेम्परेचर को उर्दू में हम दर्जा हरारत बोलते हैं। टेम्परेचर कैन आल्सो ब्रिंग चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर में डिस्टर्ब द हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, वार्म वाटर कंटेन लेस ऑक्सीजन। टेम्परेचर की वजह से भी किसी भी आबादी में तब्दीली हो सकती है। टेम्परेचर का ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना हैबिटेट में रहने वाले पौधों और जानवरों को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पे गर्म पानी में ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है, यानी गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हल होती है। अगर किसी इलाके का दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वहाँ पाए जाने वाले तालाब की ज़िंदगी भी मुतासिर होगी क्योंकि दर्जा हरारत के बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन कम हल होती है। अगर पानी में ऑक्सीजन कम हल होगी तो तालाब में पाई जाने वाली जिंदगी खत्म हो जाने का खतरा होता है।
वाटर, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर यानी पानी को। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वेयर देयर इज मोर वाटर मोर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड देयर। Availability of water in a habitat can greatly influence its organisms. पानी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। जहां पानी ज्यादा होगा वहां ज्यादा जानदार मौजूद होंगे। पानी की दस्तयाबी का जानदारों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। जानदार उसी इलाके में रहना पसंद करते हैं जहां पानी और खुराक ज्यादा हो। तो जहां पानी ज्यादा होता है वहां जिंदगी भी ज्यादा पाई जाती है। यानी पानी जिस इलाके में भी ज्यादा होगा वहां ज्यादा जानदार पाए जाएंगे। अब हम मूव कर लेते हैं माइग्रेशन की तरफ। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जानदारों का एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाना माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन इज अनदर फैक्टर दैट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ हैबिटेट। जानदारों का एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जाना माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन भी एक अनासर है जिसकी वजह से किसी भी आबादी के साइज में फर्क आता है। When a few individuals come to an area, it increases the size of the population in that area. जब भी किसी भी इलाके में नए अफराद आते हैं तो इससे उस इलाके की आबादी के साइज में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एरिया है और इस एरिया में न्यू इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा कि इस इलाके की आबादी में इजाफा हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग प्लेस। यानी जानदार हमेशा अच्छी जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे गाँव से शहरों की तरफ लोग बेसिकली क्या करते हैं कि गाँव से शहरों की तरफ लोग हिजरत करते हैं क्योंकि शहरों में ज़्यादा अच्छी सहूलियात मौजूद होती हैं, इसलिए लोग गाँव से शहरों की तरफ सफ़र करते हैं, हिजरत करते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स हमेशा अच्छी जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर को हम लोग उर्दू में कुदरती आफात बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। यानी ड्रॉट का मतलब होता है कहत, फ्लड्स का मतलब होता है सैलाब, एंड अर्थक्वेक्स यानी जलजले। नेचुरल डिजास्टर कैन ब्रिंग चेंज इन हैबिटेट। कुदरती आफात भी किसी भी हैबिटेट में तब्दीली का बायस बनती हैं। अब हम लोगों ने ड्रॉट को डिस्कस करना है। ड्रॉट A drought is a period when there is no rain for a long time in an area. The pond or a stream may dry up during a drought. ड्रॉट को जैसा कि मैंने आपको बताया है उर्दू में हम लोग कहत बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉट यानी कहत ऐसा वक्त होता है जब किसी भी इलाके में लंबे अरसे के लिए बारिशें नहीं होती, जिसकी वजह से नदी नाले खुश्क हो जाते हैं और ज्यादातर पौधे और जानवर मर जाते हैं। Mostly pond plants and animals die or move to another pond. Some crops do not grow in the area affected by a drought. यानी जब आपने ये देखा जब एक लंबे अरसे तक किसी भी इलाके में जब बारिश नहीं होती तो वहाँ पे मौजूद नदी नाले तालाब खुश्क हो जाते हैं। अब जब तालाब खुश्क हो जाएंगे, नदी नाले खुश्क हो जाएंगे तो उनमें पाए जाने वाले जानवर जैसे मछलियाँ, मेंढक जो उन तालाब में रहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो मर जाएंगे या किसी और इलाके और पॉन्ड की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे। और ऐसे इलाके में पानी की कमी की वजह से फसलें भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं और फसलें नहीं उग पाती क्योंकि हर चीज़ को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तमाम जानदारों को, पौधों को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब जब लंबे अरसे के लिए बारिशें नहीं होंगी तो हर चीज़, जाहिर बात है, ज़मीन पे मौजूद हर चीज़ खुश्क होना शुरू हो जाएगी। वहाँ वो पॉन्ड्स हों, लेक्स हों, रिवर्स हों, तमाम ये जो हमारे पास आबी ज़राए होते हैं वो सारे के सारे खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। जैसे पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, ये सब खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और जब ये खुश्क होना शुरू हो जाएंगे तो इनमें पाई जाने वाली ज़िंदगी यानी प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, वो भी डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ड्रॉट कहत किसी भी इलाके को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है। फ्लड बोलते हैं, फ्लड को उर्दू में हम लोग बोलते हैं सैलाब।
When an area gets a lot of rain from a long time, there may be a flood in that area. Many plants and animals die or move to another drier places during a flood. जब किसी भी इलाके में लंबे अरसे के लिए बारिशें होती हैं तो उस इलाके में सैलाब आ जाता है और ज़्यादातर पौधे और जानवर मर जाते हैं। कुछ जानवर खुशक जगह पर चले जाते हैं। यानी जब फ्लड आता है तो फ्लड उस वक्त आता है जब किसी भी एक खास इलाके में, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक खास एरिया, स्पेसिफिक एरिया, इस इलाके में जब बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाएगी, रेन होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा कि इस इलाके में सैलाब आ जाएगा। जब इस इलाके में सैलाब आ जाएगा तो बहुत से जानवर और प्लांट्स मर जाएंगे और कुछ एनिमल्स दूसरे इलाके की तरफ मूव कर जाएंगे। लाइटनिंग, अब हम लोगों ने पढ़ना है लाइटनिंग के बारे में। Sometimes lightning strikes a tree in a forest causing forest fires. Plants and trees are burned and destroyed. Some animals die. Others may move to safer places. It takes many years for a forest to grow back. लाइटनिंग बेसिकली आसमानी बिजली, ठीक है। जब आसमानी बिजली किसी भी जंगल के दरख्तों से टकराती है तो उसके नतीजे में जंगल में आग लग जाती है। तमाम दरख्त जल जाते हैं, कुछ जानवर मर जाते हैं और कुछ जानवर महफूज इलाकों की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद जंगल को ग्रो करने में काफ़ी लंबा अरसा दरकार होता है। यानी जब भी किसी भी इलाके में आसमानी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे बहुत से ट्रीज हैं हमारे पास, ठीक है। जब आसमानी बिजली, और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं। अब जब आसमानी बिजली लाइटनिंग किसी भी दरख्त के ऊपर गिरेगी तो नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे आग लग जाएगी, ठीक है, दरख्तों में आग लग जाएगी और आग जब एक दरख्त को लगेगी आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे जंगल में फैलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से तमाम दरख्त और पौधे जल जाएंगे और वहाँ पे मौजूद एनिमल्स, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो बहुत स्पीड के साथ जो है वो मूव ऑन कर सकें आगे। तो इसलिए इसके नतीजे में बहुत से जानवर भी मर जाते हैं और कुछ जानवर अपने किसी नज़दीकी इलाके में जो सेफ जगह होती है, महफूज जगह होती है, वहाँ चले जाते हैं और इस तरह एक पूरा जंगल ख़त्म हो सकता है लाइटनिंग की वजह से। इसलिए लाइटनिंग की वजह से जब जंगल खत्म हो जाता है तो जंगल को दोबारा ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जो हैं वो इतनी जल्दी तो ग्रो नहीं करते हैं, उनको टाइम लगता है। यानी ऑलमोस्ट एक प्लांट को बड़े होने के लिए 6 से 7 साल दरकार होते हैं या इससे भी ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड दरकार होता है। तो इसलिए जब जंगल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है लाइटनिंग के बाद। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अर्थक्वेक को। Earthquake are a sudden shock of the Earth's surface. Earthquake can change a habitat very quickly. यानी ज़लज़ला जो होता है बेसिकली अचानक ज़मीन की सतह पे झटके जैसा महसूस होता है और अर्थक्वेक की वजह से भी, यानी ज़लज़लों की वजह से भी किसी भी हैबिटेट में तब्दीली वाक़या हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देखी होगी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने देखी होगी। ऑन October 8, 2005, a massive earthquake damaged a widespread area across Pakistan. Over 70,000 people lost their lives. A large number of animals and plants were also destroyed. यानी 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान समेत तकरीबन पूरी दुनिया में शदीद ज़लज़ला आया था, जिसमें 70,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी और ज़्यादातर पौधे और जानवर इसमें तबाह हो गए थे। तो एक ज़लज़ला भी किसी भी हैबिटेट को तब्दील कर सकता है, उसमें चेंज आ सकता है। वहाँ के अगर बहुत ज़्यादा शदीद ज़लज़ला हो तो वहाँ पे पाई जाने वाली, उस इलाके में पाई जाने वाली ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमंस भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए अर्थक्वेक भी नेचुरल डिज़ास्टर में ही आता है और इसकी वजह से ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस किया है कि कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से किसी भी हैबिटेट में तब्दीली वाक़या हो सकती है। एबायोटिक फैक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, इन फैक्टर्स को डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफात में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कहर, सैलाब और ज़लज़ले किसी भी हैबिटेट को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, यानी ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।